गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन इन इंडिया। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने एक मेजर हेरिटेज पॉलिसी शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया है। प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया गया है अलॉन्ग साइड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कि वो पार्टिसिपेट कर सके मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन में थ्रू नेशनल कल्चर फंड। इंडिया में लगभग 3700 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। अभी तक जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव मैंडेट था कि वो कंजर्व और रिस्टोर करें इन मॉन्यूमेंट्स को। लेकिन अब ये मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन जो है प्राइवेट प्लेयर्स को एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंडर ओपन कर दिया गया है। इससे कंजर्वेशन कैपेसिटी एनहेंस होगी। ठीक है, तो एएसआई जो है अभी तक 1861 से जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स कर रहा था, लेकिन फिर भी उसमें चैलेंजेस हैं अंडर स्टाफिंग के, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स के और कंप्लीट करने के प्रोजेक्ट्स में उसमें डिले होते हैं। क्रिटिक्स ने कई बार बोला कि सिर्फ एएसआई पर रिलाई नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे पेस ऑफ कंजर्वेशन स्लो हो रहा है। तो अब कॉरपोरेशंस, पीएसयूज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डायरेक्टली हायर कर सकेंगी एक्सटर्नल एजेंसीज को कंजर्वेशन वर्क के लिए। अब ये कैसे काम करेगा? कॉरपोरेशंस या डोनर्स जो हैं वो नेशनल कल्चर फंड में डायरेक्टली पैसा दे सकेंगी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और उसमें 100% टैक्स एग्जेम्पशन बेनिफिट्स मिलेंगे उन्हें। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या करेगी? फिर वो एम्पैनल करेगी रेप्यूटेड कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स को, जिसको डोनर सिलेक्ट कर सकेंगे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए। तो लेकिन एएसआई जो है वो सुपरवाइजरी अथॉरिटी रखेगा अभी भी। इनिशियली 250 मॉन्यूमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए। अब ये नेशनल कल्चर फंड क्या है? ये इसको 1996 में ओपन किया गया था, बनाया गया था। एक ये सेंट्रल रोल निभाएगा इस फ्रेमवर्क में। और एनसीएफ को अभी तक 140 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट और पीएसयू डोनेशंस में मिले हैं और लगभग 100 न्यू प्रोजेक्ट्स को इसमें फाइनेंस किया गया है और 70 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। कॉर्पोरेट जो है वो अभी तक फाइनेंशियली ही सिर्फ कंट्रीब्यूट करते थे और एएसआई जो है वो पूरे काम को हैंडल करता था। ठीक है, अब लेकिन होगा क्या कि एएसआई जो है वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को अप्रूव करेगा ताकि कंजर्वेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा सके। एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज जो होंगी प्राइवेट वाली, उनके पास कुछ ना कुछ प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए हेरिटेज कंजर्वेशन में ऑफ स्ट्रक्चर्स का। कॉरपोरेशंस या डोनर्स जो है वो उनको क्रेडिट भी किया जाएगा मॉन्यूमेंट साइट पर ताकि इंसेंटिवाइज हो सीएसआर कॉन्ट्रीब्यूशंस। लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि इससे कमर्शलाइजेशन हो जाएगी हेरिटेज साइट्स की। कंसर्न्स ये भी हैं कि क्या हिस्टोरिकल इंटेग्रिटी को बैलेंस किया जाएगा कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के साथ। और प्रोपोनेंट्स का तो ये कहना है कि एएसआई की जो लिमिटेड कैपेसिटी है उसको ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी और एफिशिएंसी भी आएगी। अब इससे अगर हम ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस देखें तो कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है वो स्पीड अप होंगे। प्राइवेट फंडिंग जो है वो रिड्यूस करेगी फाइनेंशियल बर्डन जो गवर्नमेंट पे आ जाता है अदरवाइज। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और इन्वॉल्वमेंट से इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस भी आएगी हेरिटेज कंजर्वेशन पर। और इंडिया जो है वो ग्लोबल प्रैक्टिसेस भी हेरिटेज मैनेजमेंट में जो है वो कर पाएगा। तो ये हमारे पुराने इनिशिएटिव जैसे कि अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के साथ ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये इनिशिएटिव भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आरबीआईज रिफॉर्म्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे हमारी ट्रेड फ्रिक्शंस बढ़ रही हैं यूएस के साथ और ग्लोबल डिबेट आ रही है ऑल्टरनेटिव्स टू द डॉलर ढूंढने में, आरबीआई ने भी कुछ सिग्निफिकेंट मेजर्स अनाउंस किए हैं ताकि फाइनेंशियल मार्केट्स को स्ट्रेंथन किया जा सके। आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। बैंक्स को अलाउ किया गया कि वो कॉर्पोरेट एक्विजिशंस को फाइनेंस कर सकें। एक बेसिकली स्ट्रक्चर्ड लो कॉस्ट फाइनेंसिंग चैनल जो है वो मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिए ओपन कर दिया गया है विद ऑफ कोर्स रिस्क कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, इंडियन बैंक्स और उनके ओवरसीज आर्म्स जो है वो रुपीज़ में लैंड कर सकेंगे नेबरिंग कंट्रीज़ में ताकि डॉलर की डिपेंडेंस रिड्यूस हो। आरबीआई ने प्रपोज किया है कि इंक्रीज लैंडिंग लिमिट होगी आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए भी। ठीक है, ताकि बॉन्ड मार्केट एक्टिविटी को भी प्रमोट किया जा सके। और अपनी जो फॉरेक्स बेंचमार्किंग होती है उसमें वो यूएसडी, यूरो, पाउंड और येन के अलावा और भी करेंसीज को ऐड करेंगे। बैंक्स को अलाउ किया गया है कि वो लार्ज कॉरपोरेट्स को भी जो है वो थोड़ा ज़्यादा फ्रीली वो अब लैंड कर सकेंगे। इससे इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसकी कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, ग्रेटर रोल मिलेगा कॉरपोरेट ग्रोथ स्टोरीज में, डीपर आईपीओ फाइनेंसिंग होगी, इंटरनेशनलाइज होगा रुपी। और क्या ज़रूरी है कि सेफगार्ड्स इंश्योर किए जाएं ताकि रेकलेस कॉरपोरेट बोरोइंग ना हो। बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड सेटलमेंट जो है वो रुपी में और ज़्यादा फैलाने चाहिए हमें। और एक्सटर्नल शॉक्स को अवॉइड करने के लिए थोड़ा और कॉशियसली मूव करना चाहिए जबकि हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी को भी फॉरवर्ड करते रहें।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, आरबीआई फोकसेस ऑन ग्रोथ विद रेगुलेटरी ईजिंग। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उन्होंने रेपो रेट को अनचेंज्ड ही रखा है 5.5% पर, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 2.6% पर पहुंचेगी, जो कि वेल बिलो 4% का उनका टारगेट है। आरबीआई ने स्पेस रखा है फ्यूचर कट्स के लिए, लेकिन जो है वो अभी उन्होंने कोई कट्स नहीं दिए हैं। तो एक न्यूट्रल स्टैंस लिया है, मतलब कि सेंट्रल बैंक ना तो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ना ही टाइटन करना चाहता है लिक्विडिटी को। तो आरबीआई बेसिकली ग्रोथ मोमेंटम को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ बैलेंस कर रहा है। तो आरबीआई का जो के हिसाब से जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। जो पहले 6.5% कह रहे थे उसको 6.8% कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन हो रही है, राइजिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी अच्छी है, गुड मॉनसून रहा है, जीएसटी 2.0 भी रहा, कभी रिफॉर्म्स के भी हमें देखने को मिल रहे हैं रिजल्ट्स, और बेटर क्रेडिट फ्लो भी है। कॉन्फिडेंस जो है उसने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को कॉन्फिडेंस जो है वो क्यों आ रहा है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड की वजह से और वाइब्रेंट सर्विसेज सेक्टर की वजह से। करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो कम हुआ है 0.9% से अब 0.2% हो चुका है, और सर्विसेज और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट भी बढ़े हैं। ठीक है, तो ट्रेड टेंशंस लेकिन और जो यूएस के साथ हैं टैरिफ्स, वो एक्सटर्नल डिमांड को हिट कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर की फोरकास्ट में अगर हम देखें, इन्फ्लेशन वो कम दिखाई गई है, गुड हार्वेस्ट हुई है, स्टेबल सप्लाई है, तो उसकी वजह से फूड प्राइसेस जो है वो चेक में रहेंगे। लोअर सीपीआई प्राइसेस जो है वो मल्टीपल आइटम्स के उसने हेडलाइन इन्फ्लेशन को भी रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पेंडेमिक इमरजेंसी। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को अमेंड करके किया जो किया गया है वो सितंबर 2025 से जो है वो इन इफेक्ट हो चुका है। अब पेंडेमिक इमरजेंसी की एक न्यू लीगल कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है। अब पेंडेमिक इमरजेंसी क्या होगी? ये एक न्यू डिफाइंड सब कैटेगरी है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न की। ये तब एप्लीकेबल होगा जब एक कम्युनिकेबल डिसीज़ बहुत वाइडली स्प्रेड हो जाती है रीजन्स और कंट्रीज़ में, ओवरलोड कर देती है हेल्थ सिस्टम्स को, सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस लेकर आती है, और रैपिड कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एक्शन की डिमांड होती है उसके लिए। तो एक तरह से हायर थ्रेश होल्ड है ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का। WHO डायरेक्टर जनरल जो है वो डिटर्मिन करेंगे कि क्या वो पेंडेमिक इमरजेंसी है। हर कंट्री को एक अथॉरिटी को डेजिग्नेट करना होगा ताकि क्रॉस मिनिस्ट्रीज वो कोऑर्डिनेट कर सके। एक ग्लोबल फाइनेंसिंग फैसिलिटी को भी लाया जाएगा ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में सपोर्ट किया जा सके। एक नॉन प्यूनिटिव ओवरसाइट बॉडी होगी असिस्ट और गाइड करने के लिए। अब अगर हम फीचर्स देखें पेंडेमिक इमरजेंसी की, तो पेंडेमिक इमरजेंसी एक हायर टियर है बियॉन्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये हेल्थ ओवरलोड, सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन और होल ऑफ सोसाइटी रिस्पॉन्स के नीड पर बेस्ड होगी। फोकस करेगी फेयर एक्सेस टू वैक्सीन्स, मेडिसिन और फाइनेंशियल सपोर्ट देना। WHO कोई डोमेस्टिक मेजर्स नहीं ला पाएगा और जो है लेकिन इसकी वजह से जो है डुप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर्स को अवॉइड किया जा सकेगा। तो ये लीगल क्राइटेरिया बनाया गया है क्लियर, ठीक है, ताकि क्विकर मोबिलाइजेशन हो सके इंटरनेशनल रिसोर्सेज की और एक्सपर्टीज़ की। डेवलपिंग नेशंस जो है उनको एक्सेस मिल सके डेडिकेटेड फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस का। रीइंफोर्स करना चाहता है ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन विद वाइल रिस्पेक्टिंग स्टेट सॉवरेनिटी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के 1 डेकेड कंप्लीट हो गए हैं। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो इम्प्रूव हुई है। 20 आउट ऑफ 30 स्टेट्स जो है वो नेशनल एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। 89.5% पीपल जो है वो अवेयर थे इस स्कीम के बारे में एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से। अब इस एजुकेशन की वजह से विमेन जो है वो अपनी सिर्फ मैरिज को ही नहीं बल्कि चाइल्ड बर्थ को भी डिले कर रही है, जिसकी वजह से जो है हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट लोअर हो रहा है। एजुकेटेड विमेन के पास एक्सेस है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का और हेल्थ केयर का। हायर लिटरेसी की वजह से विमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है स्टेम में, हेल्थ केयर में, एंटरप्रेन्योरशिप में। विजिबल सक्सेस स्टोरीज भी हमको देखने को मिल रही हैं। अब लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या हुए हैं? मदर्स जो हैं स्कूलिंग जिनके पास थी जिनके पास है वो बेटर न्यूट्रिशन इंश्योर कर सकेंगी, लर्निंग इंश्योर कर सकेंगी, हेल्थ आउटकम्स इंश्योर कर सकेंगी चिल्ड्रन के लिए। एक एजुकेटेड गर्ल जो है वो इन्फ्लुएंस करती है अपने सिबलिंग और चिल्ड्रन को भी। विमेन इन द वर्क फोर्स भी कंट्रीब्यूट करेंगी हाउस होल्ड इनकम में और नेशनल जीडीपी ग्रोथ में। ठीक है, एजुकेटेड विमेन जो है वो लीडरशिप रोल्स भी ले रही हैं। ओके, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है वो 2015 में लॉन्च की गई थी, और एक ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल पल्सेस मिशन।
ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने नेशनल पल्सेस मिशन को अप्रूव कर दिया है ताकि पल्सेस की प्रोडक्शन बूस्ट हो और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस हो। तो ये एक 6 ईयर का सेंट्रल प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, ताकि आत्मनिर्भरता आ सके पल्सेस के प्रोडक्शन में। 242 लाख टन्स जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाकर 350 लाख टन्स की प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं बाय 2030-2031। और इसके फीचर्स क्या हैं? एक्सपैंड करना है हमने एरिया टू 310 लाख हेक्टेयर्स। डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी 126 लाख टन क्विंटल्स ऑफ सर्टिफाइड सीड्स और 88 लाख फ्री सीड किट्स की। 100% प्रोक्योरमेंट होगी तूर, उड़द और मसूर की एट MSP अगले 4 साल तक। 1000 पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाएंगे विद सब्सिडी अप टू 25 लाख ईच। ओके, मल्टी लोकेशन ट्रायल्स किए जाएंगे क्लाइमेट रिजिलियंट और पेस्ट रिजिलियंट पल्स वैरायटीज़ के। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर कर पाएंगे। 15 से 20% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो है हमारी उसको कट कर पाएंगे ताकि हमारे फॉरेक्स सेव हों। फिर MSP बेस्ड इनकम स्टेबिलिटी मिलेगी फार्मर्स को, वैल्यू चेन की स्ट्रेंथनिंग होगी। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is monument conservation in India. This topic is important for your governance and art and culture section. Government has introduced a major heritage policy shift by allowing private players along with ASI to participate in monument conservation through the National Culture Fund. So India has about 3700 protected monuments. Until now, Archaeological Survey of India was ASI had the exclusive mandate to conserve and restore these monuments, but by opening monument conservation to private players under a public-private partnership model, we will be able to enhance conservation capacity. Okay. Historically, since 1861, ASI had the mandate to conserve these monuments, but the agency has faced several challenges of understaffing, resource constraints, and delays in completing projects. Critics have also pointed out that relying solely on ASI has slowed the pace of conservation at many sites. So corporations, PSUs, and private organizations will now be able to directly hire external agencies for conservation work at selected monuments. And these corporations and donors can directly finance conservation projects through the National Culture Fund, with 100% tax exemption benefits, of course. So Ministry of Culture will empanel reputed conservation architects from whom the donors can select for project execution. While private players will be involved, ASI will retain supervisory authority. About 250 monuments will be opened up for private participation initially. So this National Culture Fund, it was set up in 1996 and it has received about 140 crore in corporate and PSU donations, funding nearly 100 projects, and 70 of them have been completed until now. Okay, corporates contributed only financially until now, while ASI handled the work. So ASI will still be approving the detailed project reports so that compliance can be ensured with conservation standards. Executing agencies will have to have prior experience in heritage conservation of structures of over 100 years old. Corporations and donors will be credited at the monument site, incentivizing their CSR contributions. But critics argue that this conservation or to private players risks the commercialization of heritage sites. Concerns also remain about balancing historical integrity with corporate branding. But proponents believe that this will help in overcoming ASI's limited capacity and bring much needed efficiency. With more players, conservation efforts will speed up. Private funding will reduce the financial burden on the government. Corporate branding and involvement may lead to increased public awareness of heritage conservation, and this will also help in India aligning with global best practices in heritage management. So this is not something new. This is basically complementing the earlier initiatives like Adopt a Heritage Scheme. Okay. So the next topic is RBI's reforms. This topic is important for your economy section. So when India is facing rising trade frictions with the US and heightened global debate on alternatives to the dollar, RBI has announced significant measures. The aim is to strengthen financial markets. So RBI has first kept the repo rate unchanged. Banks now are allowed to finance corporate acquisitions. This will open a structured low-cost financing channel for mergers and acquisitions, while of course with the risk control measures. Indian banks and their overseas arms are allowed to lend in rupees now to residents or institutions in the neighboring countries so as to reduce dollar dependence. RBI has proposed increasing the lending limit for IPO financing also to raise the limit on loan against shares. Also to promote bond market activity. So
The forex benchmarking will now have more currencies just beyond the US dollar, euro, pound, and yen. Banks can lend more freely to large corporates with exposures above 10,000 crore rupees. So this will strengthen Indian industry's competitiveness. It will have greater role in corporate growth stories. The banks will have a greater role in corporate growth stories. This will also deeper IPO financing, and the aim is to internationalize the rupee as well. So but the way forward is that you have to ensure safeguards against reckless corporate borrowing, expand bilateral and multilateral trade settlements in rupee, move cautiously to avoid external shocks while pushing the rupee internationalization. So the next topic is RBI focuses on growth with regulatory easing. This topic is again important for your economy section. So RBI's Monetary Policy Committee has kept the repo rate unchanged at 5.5%. Retail inflation is projected to average at about 2.6% in 2025-26, well below the 4% target. The RBI has also space for future cuts, but chose to keep its powder dry. So a neutral stance means that central bank is neither seeking to stimulate the economy nor tighten the liquidity. So RBI is basically balancing growth momentum with financial stability. Our GDP growth forecast has been revised up to 6.8% from the earlier 6.5% estimates. Why? Because there has been strong consumption, rising investments, government spending, good monsoon, GST 2.0, and better credit flow. So confidence has been reinforced by structural reforms, strong domestic demand, and vibrant services sector also. Current account deficit has narrowed to just 0.2% now, which was 0.9% earlier in the previous year. It has been supported by services export and record remittances. Merchandise exports have also grown up. Gross FDI inflows have also grown up. Okay, so trade tensions and tariffs with the US may hurt external demand, but there are good things also, like inflation has been in check. Good harvest prospects and stable supply is keeping food prices in check. Lower CPI prices for multiple items has reduced the headline inflation as well. Okay. So the next topic is pandemic emergency. This topic is important for your social issues. So the mandate international health regulations have come into effect in September 2025, and this has introduced a new legal category, pandemic emergency. So, a pandemic emergency is basically a newly defined subcategory of a public health emergency of international concern. It will be applicable when a communicable disease spreads widely across regions and countries. It overloads health systems. It causes significant social and economic disruption, and it requires rapid, coordinated international action. Thus, it represents a higher threshold built upon the public health emergency of international concern framework. So, the WHO Director General will be able to determine if a public health emergency amounts to a pandemic emergency. Every country must designate an authority to coordinate across ministries. A global financing facility will be introduced to support developing countries in pandemic preparedness. A non punitive oversight body will be there to assist and guide the implementation. Pandemic emergency is a higher tier beyond the public health emergency of international concern. It is based on health overload, socioeconomic disruption, and whole of society needs response needs. So it will focus on fair access to vaccines, medicines, and financial support. WHO cannot impose domestic measures like lockdowns. National governments, they will have their own control. uh, it will also help in avoiding the duplication of procedures. So it establishes a clear criteria when a global pandemic can be declared. It also enables quicker mobilization of international resources and expertise. Developing nations can gain access to dedicated financial and technical assistance, and it reinforces international cooperation. Okay, while respecting state sovereignty. So the next topic is Beti Bachao Beti Padhao. This topic is important for your social issues. So Beti Bachao Beti Padhao scheme has completed a decade. What has been the impact of this scheme? Sex ratio at birth has improved from 919 to 929. 20 out of 30 states are now performing above the national average. As per a recent survey, 89.5% people are aware of the this scheme. So what are the societal and demographic effects? With education, women delay marriage and childbirth, lowering India's total fertility rate. Educated women have access to institutional deliveries and healthcare as well. Higher literacy also enables women's participation in STEM, healthcare, and entrepreneurship, diversifying the economy. We have also witnessed several visible success stories.
Mothers with schooling also ensure better nutrition, learning, and health outcomes for children. One educated girl influences her siblings and children, creating an intergenerational cycle of progress. Women in the workforce contribute to household income and national GDP growth simultaneously. Educated women also take leadership roles. Okay. So, what is Beti Bachao Beti Padhao scheme? So, it's a tri-ministerial effort of Ministry of Women and Child Development, Ministry of Health and Family Welfare, and Ministry of Education, and it was launched in January 2015. So these are the objectives, that is to improve the child sex ratio, ensure gender equality, prevent gender biased sex selective elimination, ensure survival and protection of the girl child, and also encourage education and participation of the girl child. So the next topic is National Pulses Mission. This topic is important for your economy section. So Union Cabinet has approved the National Pulses Mission to boost pulse production and reduce import dependency. So this is a 6-year central program under Ministry of Agriculture, which is designed to achieve Atmanirbharta in pulses. So it will be able to raise domestic pulse production from 242 lakh tons currently to 350 lakh tons by 2030-31. So the features of this scheme is to have expand area to 310 lakh hectares with pulses, distribution of 126 lakh quintals of certified seeds and 88 lakh free seed kits, 100% procurement of tur, urad and masoor at MSP, 1000 post harvest processing units, multi-location trials for climate resilient and pest resistant pulse varieties, and pulses are a vital source of protein for us. So that's why food and nutritional security will be ensured. It will cut about 15 to 20% of import dependency, saving the foreign exchange reserves. It will also be able to ensure MSP based income stability and value chain strengthening for farmers. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.